जय हिंद दोस्तों। आज दूसरा एपिसोड है भारत का अनकहा इतिहास। ये वो इतिहास है जो कभी हम लोगों को स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं गया और उसके कारण सब लोग समझते हैं। तो पहली जो कड़ी थी वो गांधी जी के ऊपर थी। आज जो दूसरी कड़ी है वो मैं नेहरू जी के ऊपर बात करता हूँ और इसके आगे फिर तीसरी चौथी पांचवी कड़ी होंगी, वो और लोगों के ऊपर बात करेंगे। आज मैं केवल नेहरू जी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करूँगा। मैं जो भी बातें करूँगा उसके बाद आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू जो थे वो शुरू से वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने 1924 में जब गांधी जी ने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया कांग्रेस का, 1924 में गांधी जी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने नेहरू जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया। उस समय उनकी विचारधारा काफ़ी परिपक्व हो गई थी। फिर 1925 में वो विदेश गए। उनकी जो वाइफ थी कमला नेहरू, उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो विदेश गए। तो वहाँ पे उनको उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में छोड़ा और ब्रसल्स में एक कॉन्फ्रेंस थी केएमटी की। केएमटी मतलब कुमिंटर्न एक सोवियत ऑर्गेनाइजेशन थी उस ज़माने की। वो कॉन्फ्रेंस वो ज्वाइन करने के लिए चले गए क्योंकि उनको मालूम था ये सोवियत की कॉन्फ्रेंस है और इसके अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में और डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उससे वो बड़े इम्प्रेस हुए और इम्प्रेस होने के बाद क्या हुआ कि जब वो वहाँ से लौटे, विदेश से लौटे, तो 1927 में उन्होंने कांग्रेस में उनके जो एनुअल मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए जो टोटली वामपंथी विचारधारा के रेजोल्यूशंस थे और उसके अंदर उनका प्रोपगेशन वायलेंस की तरफ था, जबकि गांधी की विचारधारा सारी नॉन वायलेंस की तरफ थी। वो जो उन्होंने किया, उस समय क्या हुआ कि गांधी जी उस कॉन्फ्रेंस में एब्सेंट थे, कोई कारण से नहीं रहे होंगे। जब गांधी जी को पता चला कि नेहरू जी ने इस तरीके के रेजोल्यूशंस पास करवाए हैं तो उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा ये बताते हुए कि भैया ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है। पर नेहरू जी ने उन पत्रों का जवाब भी नहीं दिया। 2-3 पत्र लिखे गांधी जी ने, उन पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। उसके बावजूद पता नहीं गांधी जी को क्या था उनके प्रति, 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1929 में नेहरू को उन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। उसके बावजूद वो अपनी वामपंथी विचारधारा के जो भी थॉट प्रोसेसेस थे उसको कंटिन्यू करते चले गए। यहाँ तक कि अभी उसके बारे में बात करता हूँ, बट एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ तक जो दूसरे जो कांग्रेस के लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज और इस तरह के जितने लोग थे, 1935 में सब ने रिज़ाइन कर दिए। बोले भाई इस तरह की विचारधारा हमको सूट नहीं करती है, हम कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। कोशिश करी गांधी जी ने उनको समझाने बुझाने की, उसके बाद वो मान गए, परंतु नेहरू माने नहीं, अपनी विचारधारा में लगे रहे। अल्टीमेटली हुआ क्या कि नेहरू ने सोचा कि जब तक मैं गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं रहूंगा तब तक मैं कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो उन्होंने फिर वहां से अपनी विचारधारा को समेट लिया और वो गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे। मन मन में उनका वामपंथी विचारधारा थी, ऊपर से वो गांधी जी की विचारधारा को बोलने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो यूरोप से लौटने के बाद उन्होंने एक बड़ी सारे आर्टिकल्स लिखे। उन आर्टिकल्स में उन्होंने कम्युनिस्ट के बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार डाले, जैसे कि वो कम्युनिज्म को बहुत अच्छे से जानते हों। और अमेरिका को वो बोलने लगे कि अमेरिका तो ब्रिटेन से भी बहुत ज़्यादा
गलत व्यक्ति है, वो और ज़्यादा डेंजरस लोग हैं बनिस्बत की कि ब्रिटेन के। इवन दो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था, अमेरिका हम लोग अमेरिका को जानते तक नहीं थे, और नेहरू अमेरिका गए ही नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने अमेरिका को बुरा भला कहा और अमेरिका को नीचे दबाने की कोशिश करी। खैर, जो भी हुआ, उसके बाद 1935 में जब ये रिफॉर्म्स एक्ट आया, ब्रिटिश का रिफॉर्म्स एक्ट आया, उसके तहत ब्रिटिश ने ये कहा था कि भारत में इलेक्शन करवाएंगे और ब्रिटेन के अंडर में डोमिनियन, नॉट एग्जैक्टली डोमिनियन, बट ब्रिटेन के अंडर में प्रांतों के अंदर भारतीयों की सरकारें चलेंगी। 1936 में नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट दोबारा से बने। उस समय उन्होंने ये कहा कि ये जो रिफॉर्म्स एक्ट है ये सही नहीं है, ये गलत एक्ट है। परंतु फिर भी रिफॉर्म्स एक्ट आ गया था, तो इलेक्शंस लड़ने थे। तो एक सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था जिसमें मुस्लिम के जो पॉपुलेशन थी और हिंदू की जो पॉपुलेशन थी, वो दोनों ही बड़ी स्ट्रांग थी। तो नेहरू ने जिन्ना के साथ एक पैक्ट किया कि जैसे भी जो भी इसमें जीतेगा, हम लोग साथ में मिल के सरकार बनाएंगे। हुआ ये कि कांग्रेस सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर जीत गई। उन्होंने जिन्ना से बात करना मना कर दिया कि हमको तुमसे बात नहीं करनी, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। यहाँ से जिन्ना के मन में अंदर आया कि भैया कांग्रेस को हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, और उस अविश्वास के कारण जिन्ना जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए। और कांग्रेस से अलग होने के बाद उनके मन में अब अलगाव वाली स्थिति आने लग गई। 1935 तक जिन्ना कांग्रेस के मेंबर थे और उनके मन में ये क्लियर था कि भारत एक राष्ट्र होना चाहिए, वो अखंड राष्ट्र होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई अलग राष्ट्र बनाने का कोई उन्होंने सोचा नहीं था। पर यहाँ से उनके मन में आ गया कि भैया अब हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। अगर कभी हमको इंडिपेंडेंस मिली तो हमको अलग राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। 1939 में क्या हुआ? 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध जब छिड़ गया तो गांधी जी ने यह कॉल दिया कि हम लोग अभी तक ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हम लोगों को इस समय ब्रिटिश सरकार के साथ में चलना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। नेहरू के मन में ये फीलिंग आ गई कि हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, और जितनी भी गवर्नमेंट्स थी कांग्रेस सरकार की, वो सारी की, जो 1936 में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, वो सारी की सारी रिज़ाइन कर दी। और रिज़ाइन होने के बाद मुसलमानों ने, मतलब मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने अपनी सरकारें बना ली वहाँ पे। जब अपनी सरकारें बना ली तो इंग्लैंड को लगा कि हम मुसलमानों पे विश्वास कर सकते हैं, मेरे को लगता है कांग्रेस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, हिंदुओं पे विश्वास नहीं कर सकते। और उस समय चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सीक्रेटली जिन्ना को कह दिया कि तुम्हारा पाकिस्तान पक्का है जभी भी भारत आज़ाद होगा। और वहाँ से जिन्ना के मन में 100% बात बैठ गई कि अब तो हमको पाकिस्तान लेके रहना है, अब हम जभी भी भारत आज़ाद होगा हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। नाउ ये जो स्थिति थी ये भयावह स्थिति हो गई, क्योंकि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों में आपस के अंदर एक झगड़ा सा ही रहने लगा, अविश्वास दोनों के बीच में रहने लगा। 1942 में भारत छोड़ो अभियान हुआ, लेकिन उसकी कहानी मैं गांधी जी के एपिसोड में सुना चुका हूं, तो मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। 1939 में एक चीज़ और बताना भूल गया। 1939 में
जब गांधी जी ने कहा कि हमको कोऑपरेशन करना चाहिए और भारतीयों को उन्होंने प्रेरणा दी कि अंग्रेजी सरकार की मिलिट्री में सब लोग ज्वाइन करो, उस समय वीर सावरकर ने आवाज़ दी, आवाहन दिया, प्रेरणा दी लोगों को कि हिंदुओं को सरकार की मिलिट्री में जाना चाहिए। उन्होंने सोच लिया था कि जब कभी आज़ादी मिलेगी तब जो मिलिट्री है उसमें हिंदुओं की भरमार होनी चाहिए, हिंदुओं की मेजॉरिटी होनी चाहिए, जिससे कि जब आज़ाद होगा भारत उस समय मिलिट्री के ऊपर मुसलमानों का शासन ना रह जाए। ये एक बड़ी फोरसाइट थी, जिसकी वजह से 47 में जब विभाजन हुआ देश का, तो मैक्सिमम मिलिट्री भारत में रह गई और बहुत कम मिलिट्री पाकिस्तान में चली गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि जब भारत आज़ाद होने वाला था उसके पहले 2-3 साल तक क्या हुआ, ये सबको मालूम है कि जो 1946 की कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वो ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए पटेल को मैक्सिमम वोट मिले, शायद नेहरू को 1 या 2 वोट मिले थे, पर गांधी जी ने अपने जो भी उन्होंने सोचा, उन्होंने सरदार को बोला कि आप पीछे हट जाओ और नेहरू को प्रेसिडेंट बन जाने दो। अपने आजकल ईवीएम हैकिंग की बात करते हैं ना, ये हमारे देश की पहली ईवीएम हैकिंग थी कि जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको हटा के एक हारे हुए व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए खड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ। 47 के पहले सबको नोआखली की कहानी मालूम है। नोआखली में बहुत बड़ा मुस्लिम हिंदू दंगा हुआ, उसमें मुसलमान जो थे वो बहुमत में थे, तो उन्होंने बहुत हिंदुओं का नरसंहार किया। गांधी जी वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने पीस मतलब शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश करी और काफ़ी वो सक्सेसफुल भी हुए, परंतु उसी के एवज में बिहार में फिर से हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए। वहाँ पे हिंदुओं का बहुमत था और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली नेहरू का रिएक्शन क्या था? नेहरू का रिएक्शन था, बिहार में अगर इस तरह के दंगे होंगे तो मैं हवाई जहाज भेज के बम गिराऊंगा। लोगों ने पूछा कि भैया तुम बिहार में बम गिराओगे, नोआखली में क्यों नहीं गिराओगे? नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है कि वो किस विचारधारा के व्यक्ति थे। वामपंथी विचारधारा एक हो गई, मुस्लिम तुष्टीकरण की विचारधारा ये दूसरी विचारधारा हो गई। ये आगे तक ये उन्होंने गांधी जी से ही सीखा था शायद, क्योंकि गांधी जी की भी मुस्लिम तुष्टीकरण की विचारधारा थी। तो यहाँ से उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण इनका विचारधारा में है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जितने भी ये कांग्रेस के लोग थे, ये सारे के सारे, गांधी जी ने ये देखा कि अब भारत आज़ाद होने की स्थिति के अंदर है और सारे के सारे जो हैं ये पावर ग्रैब करने में लगे हुए हैं। इनको भारत का कोई विचारधारा नहीं है, इनको अपनी पावर को ग्रैब करने की विचारधारा शुरू हो गई है। ये अनफॉर्चुनेट पॉइंट था और गांधी जी इसके लिए बड़े दुखी हुए अपने मन के अंदर। ये मार्च 47 की बात है, करीब 6 महीना पहले, अपने इंडिपेंडेंस के 6 महीना पहले गांधी जी बड़े दुखी हो गए। लेकिन अब कर क्या सकते थे? उन्होंने नेहरू को बना दिया था, पटेल सेकंड हो गए थे, लेकिन अब जो स्थिति थी वो थी। नेहरू ने कह दिया मैं जिन्ना के अंडर काम नहीं करूँगा। गांधी जी चाहते थे कि भैया भारत अखंड रहे, इसलिए जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। जिन्ना सेकंड काम नहीं करना चाहता था। बस यहीं से हमारा पावर ग्रैबिंग का काम शुरू हो गया।
अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से पटेल ने भी नेहरू के लिए कमेंट किया कि नेहरू जो है वो नेशनलिस्ट मुस्लिम है, नेशनलिस्ट भारतीय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन थी। जब से नेहरू ने ये प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार संभाला, प्राइम मिनिस्टर मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट, और 1947 आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरा का पूरा हमारा संविधान तैयार नहीं हो जाता और संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम कैबिनेट। नेहरू की विचारधारा थी कि हम सेक्युलरिज्म फॉलो करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनके सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन था प्रो मुस्लिम, एंटी हिंदू। उनकी विचारधारा थी कि हम नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे, बट नॉन अलाइनमेंट का सारी विचारधारा थी एंटी अमेरिका, प्रो सोवियत। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये सारा का सारा, उनकी पर्सनल विचारधारा थी, अपने कैबिनेट के कोलीग्स के साथ उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। केवल पर्सनल विचारधारा को उन्होंने सबके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करी। और उस समय की स्थिति ये थी कि नेहरू जो थे वो सर्वे सर्वा थे, और सर्वे सर्वा होने के कारण वो जो कहते थे वो हो जाया करता था। उसी समय की बात है जब ये भारत का एक प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये अफ़गानिस्तान से लगा हुआ प्रोविंस था। आज का जो पाकिस्तान है उसका पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान ये लीडर हुआ करते थे। ये सुन्नी मुस्लिम नहीं थे, वहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं ये सुन्नी मुस्लिम नहीं हैं। उन्होंने सोच लिया कि जब भारत का विभाजन होगा ये पाकिस्तान वाले जो मुसलमान हैं ये हमको खा जाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रपोजल भेजा भारत को कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, इसलिए हमको भारत में विलय कर लेना चाहिए। नेहरू के मन में आया कि भैया भारत में विलय तब होगा जब प्लेबिसिट होगा, मतलब आम जनता क्या चाहती है वो अगर बोलेगी तो भारत में विलय होगा, अगर आम जनता मना करेगी तो भारत में विलय नहीं होगा। आम जनता का जितना भी वहाँ पे सारे के सारे थे तो पश्तून, परंतु जितनी भी वहाँ पे वोटिंग हुई सारी की सारी कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ कर दिया पाकिस्तान वालों ने, या उस समय मान लो मुस्लिम लीग वालों ने। तो पश्तून वाला सारा जो हिस्सा था वो पाकिस्तान को चला गया, भारत में विलय नहीं हुआ। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, भैया क्यों हर चीज़ हम जितने दूसरे राज्य थे, आज जूनागढ़ था, जूनागढ़ में तो हमने नहीं कहा कि भैया इसका विलय तो तब होगा जब जनता तय करेगी। हैदराबाद का विलय इसके लिए तो हमने नहीं कहा कि जब जनता करेगी। कश्मीर के लिए तो हमने नहीं कहा कि जनता तय करेगी। हमने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए ही क्यों कहा ये? लेकिन इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। एक बात सुनने में और आती है कि बलूचिस्तान ने प्रपोजल दिया था कि हम भारत में रहना चाहते हैं, बट इसका कोई मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि बलूचिस्तान ने कहा था, परंतु कंफर्मेशन नहीं होने के कारण मैं इसको ऑथेंटिकली नहीं कह सकता हूँ। पटेल होम मिनिस्टर थे, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। पटेल की जिम्मेदारी थी कि भारत में जितने भी प्रिंसेस के राज्य हैं जहाँ पे राजा थे उन सब को भारत में विलय करना है, इसकी जिम्मेदारी पटेल की थी। नेहरू ने कहा भैया कश्मीर के बारे में मैं बात करूंगा, तुम नहीं करोगे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पटेल के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो कश्मीर का मामला मैं अभी आगे बात करता हूं, बट हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में पटेल ने सेना भेजी। उस समय नेहरू विदेश ट्रैवल कर रहे थे। राजगोपालाचारी जी ने क्या सोच के मेरे को नहीं मालूम है, झट से उन्होंने नेहरू को खबर करी कि पटेल अपनी सेना को हैदराबाद भेज रहे हैं। नेहरू का टेलीग्राम आया,
मत भेजो, मैं आ रहा हूँ, डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन पटेल को मालूम था कि अगर नेहरू आ गए वो मना कर देंगे कि भैया ये नहीं करना है, कोई दूसरे तरीके से हम उसको विलय करेंगे, और अगर वो पाकिस्तान जाना है तो जाने दो उसको। इसलिए उन्होंने कह दिया भैया सेना तो वहाँ पहुँच गई है और वहाँ पे तो विलय का काम शुरू हो गया है। सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई ये थी कि सेना पहुँचने में एक दिन और देरी थी, लेकिन अगर पटेल सच बोल देते तो उनको रुक जाना पड़ता। फाइनली हैदराबाद का विलय भारत में हो गया, और वो भी पटेल की वजह से हो गया, नहीं तो शायद हैदराबाद आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। पाकिस्तान के फिर 3 हिस्से होते, पश्चिमी पाकिस्तान, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और हैदराबाद। 15 अगस्त के करीब 15 दिन पहले नेहरू और माउंटबेटन के बीच में बहुत सारी चिट्ठियां आपस में एक्सचेंज करी। माउंटबेटन ने नेहरू को लिखा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब पे भारत के झंडे के साथ साथ यूनियन जैक का झंडा भी फहराना चाहिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सब में यूनियन जैक भी फहराया जाएगा, इंक्लूडिंग 15 अगस्त। पता नहीं नेहरू के क्या मन में आई, उन्होंने हाँ कह दिया। फाइनली क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है कि उसमें यूनियन जैक फहराया गया था कि नहीं फहराया गया था, इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नेहरू ने हाँ किया था, ये सच्चाई है। क्यों किया था ये किसी को नहीं मालूम। उसी पीरियड में, जैसे उस समय तक ये खबर आ गई थी, बोस जो हैं वो 1945 में हवाई जहाज के क्रैश में उनकी डेथ हो गई है। बोस के बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा, जो उनकी सच्चाई क्या थी उसके बारे में मैं उसको उजागर करूंगा। तो नेहरू ने एक नैरेटिव करना शुरू कर दिया, भारत की जो आज़ादी है वो बिना खड़ग बिना ढाल नॉन वायलेंस के गांधी जी और कांग्रेस ने हासिल करी है। बोस गायब, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे गायब, कहीं भी किसी का नाम नहीं है आज तक। अनफॉर्चुनेटली कि इन सब को ऑफिशियली कहीं भी रिकॉग्निशन नहीं है। इन सब का रिकॉग्निशन केवल जनता के मन में है, क्योंकि उनको कहानियां पता चल गई हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़े 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 सेक्रीफाइस किए थे। अगर जनता को पता नहीं चलता तो हमारे इतिहास से इनका नाम एकदम खत्म हो चुका होता। तो ये नैरेटिव हमारे देश में ये चालू हुआ कि गांधी बिना खड़ग बिना ढाल नॉन वायलेंस, कांग्रेस, इन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। और ये अनफॉर्चुनेट एक इतिहास उन्होंने क्रिएट किया। गांधी जी हमेशा ये सोचा करते थे 1947 के बाद, 47 के बाद में उनकी ये विचारधारा में शुरू हो गया, मैं चाहता हूं कि अंग्रेजियत हमारे देश से चली जाए। अंग्रेज रहें, हमारे दोस्त की तरह से रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अंग्रेजियत नहीं रहनी चाहिए। परंतु उनको वो दुखी हो गए कि नेहरू ने क्या किया, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत हमारे देश में रह गई, अंग्रेजियत हमारे देश में रह गई। ये एक अनफॉर्चुनेट गांधी जी का स्टेटमेंट था, उस व्यक्ति का जिन्होंने नेहरू को उस गद्दी पे बैठाया था जो आगे के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। नेहरू खुद बोला करते थे कि पढ़ाई से तो मैं अंग्रेज हूं, मेरी जो विचारधारा है वो इंटरनेशनल है, मैं जो संस्कृति जो है मेरी वो मुस्लिम संस्कृति है, और एक्सीडेंट से, इत्तेफाक से मेरा जन्म जो है वो एक हिंदू परिवार में हुआ है ना। ये जो विचारधारा थी, यही नेहरू की सारी सारी विचारधारा, उनके जो भी अपने भारत के अंदर हुआ 47 के बाद, ये सारी की सारी विचारधारा उसी वजह से, उसी तरह से चलती रही। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पॉइंट हो गया, बट चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा समय की सीमा भी है अपने पास।
कश्मीर के इशू में क्या हुआ? कश्मीर के इशू में ये हुआ कि जब इन्होंने कह दिया, नेहरू ने, कि कश्मीर तो मैं देखूंगा, तो कश्मीर में कबाइलों ने, इस सबको इतिहास मालूम है कि कश्मीर में कबाइलों ने हमला बोल दिया था कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे। महाराजा हरि सिंह बार बार याद दिलाते रहे, बोलते रहे, भैया सेना भेजो, सेना भेजो, सेना भेजो। नेहरू ने कहा शेख अब्दुल्ला को चीफ बनाओगे तो सेना आएगी, हम तुमको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हार के हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को चीफ बनाना पड़ा और उसकी वजह से उसके बाद वहाँ पे सेना गई। और सारा इतिहास मालूम है कि बड़ा सा कश्मीर का हिस्सा या अपने पूरी स्टेट का हिस्सा, जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला के बड़ा सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, जिसको आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। इसका डिटेल में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय की सीमा है। अपने बस इतना ये समझ के चलें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों हुआ, इसके दो चार पहलू हैं। पहला पहलू है, जो सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहला पहलू है कि नेहरू ने आर्मी को बोल दिया कि आप सारा कमांड जो है वो शेख अब्दुल्ला से लेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो सुन्नी नहीं हैं और इसलिए शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था कि वहाँ के मुसलमान कश्मीर में शामिल हों। दूसरा, नेहरू को बहुत जल्दी थी कि हम यूनाइटेड नेशंस में इस केस को ले जाएं। यूनाइटेड नेशंस में ले जाने के लिए उनकी इतनी बड़ी आतुरता थी कि वहाँ पे सीज फायर अनाउंस कर दिया उन्होंने, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो रह गया। तीसरी एक बात बनती है कि माउंट बैटन नहीं चाहते थे कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में आए। गिलगिट बाल्टिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो चाहता था कि ब्रिटेन का उसके ऊपर हस्तक्षेप रहे और वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान रहेगा तो ब्रिटेन का हस्तक्षेप बेटर होगा, हिंदुस्तान में रहेगा तो ब्रिटेन का हस्तक्षेप उतना अच्छे से नहीं होगा। उस वजह से वो चाहते थे कि वो वहाँ पे रहे। अब बहरहाल सिचुएशन ये है कि हो सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन रहा हो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में रह गया। आर्मी कहती रह गई हमको मत रोकिए, हम कुछ ही दिनों में सारा का सारा कश्मीर आज़ाद करा लेंगे, परंतु रोक दिया गया, नहीं माने। और आज 70 साल से ऊपर हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, आज तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और आगे पता नहीं कितने सालों तक ये प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी रहेगी। खैर, शेख अब्दुल्ला को उन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया। शेख अब्दुल्ला को वहाँ का, उसने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो कश्मीर का, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे को वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस चाहिए, तो 370 कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। 370 के तहत बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस हो गए कश्मीर के लिए। फिर उसने कहा कि मुझे और स्पेशल प्रोविजंस चाहिए, तो 35A के अंदर और ज़्यादा प्रोविजंस थे जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्टेट के अंदर कोई दखल नहीं था, जो ऑडिटर जनरल था उसका वहाँ पे स्टेट के ऊपर कोई दखल नहीं था। उसके बावजूद शेख अब्दुल्ला जब वो वहाँ पे अच्छी तरह से सारी इलेक्शन जीत गया तो उसने पाकिस्तान के फेवर में अटरेंसेस चालू कर दिए। अब नेहरू को समझ में आया कि मैंने शेख अब्दुल्ला को ये सब बना के बहुत बड़ी गलती की। उसको अरेस्ट किया, बख्शी गुलाम मोहम्मद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, परंतु उसके बाद भी 370 और 35 से हटाने में नेहरू हिचक गए। क्यों हिचक गए ये नहीं समझ में आया मेरे को। अब चाइना के बारे में आपको बताता हूँ। 1949 में चाइना के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसमें माओ त्से तुंग, जो बहुत हाईली कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, वामपंथी विचारधारा थी, और जितने भी उनके इंटेलेक्चुअल्स थे सबको मार मूर के ख़त्म कर दिया, सबको कत्ल कर दिया गया। करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ था उस समय, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ था चाइना में। नेहरू ने फटाफट उस रेजीम को उन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया। वहाँ का जो ओरिजिनल ओनर, वहाँ पे जो ओरिजिनल रूलर था चियांग काई शेक, वो चला गया ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया।
ये सारी की सारी क्यों? वामपंथी विचारधारा। रिकग्निशन देने के बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने धीरे धीरे तिब्बत के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। नेहरू चूं तक नहीं बोले। लोगों ने कहा कि जी अगर ये हो जाएगा तो भारत के ऊपर बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि चाइना एकदम भारत के सिर के ऊपर आ जाएगा। नेहरू ने चूं तक नहीं बोली। 1951 तक तिब्बत के ऊपर कब्जा हो गया और नेहरू ने ये कह दिया कि तिब्बत जो है वो चीन का पार्ट है, उसका हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो तिब्बत चला गया, चीन हमारे सिर पे आके बैठ गया। और उसकी कहानी आगे सुनाता हूँ। तो ये तो स्थिति थी चीन और तिब्बत की। चीन एक्सपेंशनिस्ट उनकी थॉट प्रोसेस थी। उसके बावजूद जब हम लोगों ने क्या किया, एक पंचशील करके चीन के साथ हमने एक साइन कर दिया पैक्ट। पंचशील मतलब दूसरे के को एग्जिस्टेंस को हम रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब चीन भारत के को एग्जिस्ट को रेस्पेक्ट करेगा, हम चीन के को एग्जिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेंगे। परंतु चीन ने क्या किया? कहीं भी कोई को एग्जिस्टेंस नहीं, भारत की भूमि पे वो कब्जा करते चले गए और हम चुपचाप बैठे हुए देखते रहे। चीन और भारत में क्या हुआ ये थोड़ा आगे बताता हूँ, जब हमारा 62 का युद्ध हुआ था। परंतु उसके बीच में जब हमारा पार्टीशन हुआ, 1900 पार्टीशन के बाद जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए, 1950 में मणिपुर में हमारा एक बहुत बड़ा एरिया था, कैब्स वैली। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उन्होंने बर्मा को गिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया पता नहीं। कोको आइलैंड, अंडमान के आगे एक आइलैंड था कोको आइलैंड, नेहरू ने उसको भी बर्मा को गिफ्ट कर दिया। बोले हमारे कोई काम का नहीं है, तुमको लेना है तुमको ले लो। बर्मा ने वो चाइना को दे दिया, चाइना ने वहाँ पे स्पाइंग बेस बैठा लिया और भारत के ऊपर स्पाइंग करता है। क्यों दे दिया? हमारी खुद की धरती थी, लेकिन नहीं, उठा के दे दिया। उसके अलावा उल्टा ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में आज, ग्वादर पोर्ट ओमान ओन करता था। ओमान एक कंट्री है ना, ओमान ओन करता था। ग्वादर पोर्ट ओमान ने ऑफर किया भारत को कि ये पोर्ट आप ले लो, क्योंकि ओमान और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ओमान ने ऑफर किया ग्वादर पोर्ट आप ले लो। उन्होंने कहा 700 किलोमीटर दूर है, उसका मैं क्या करूंगा, मेरे लिए बेकार है। आज ग्वादर पोर्ट चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो सीपीईसी का जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो चीन से एक रोड बना रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट तक ला रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आज अगर वो ग्वादर पोर्ट हमारे पास होता तो चाइना ये सब कुछ नहीं कर सकता था। हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज ग्वादर पोर्ट अब भारत के बहुत पास आ गया, वहाँ पे चीन की क्या कहते हैं स्वायत्तता हो जाएगी, और चीन को जो फ़ायदा मिलना था, इकोनॉमिक फ़ायदा मिलना था, वो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के ब्लंडर करना, किसी से बिना पूछे, कोई उन्होंने कैबिनेट में डिस्कस नहीं किया, कोई उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया, अपना डिसीजन दे दिया बिना किसी को पूछे, बिना किसी को सोचे समझे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हमारे देश के लिए आगे जाके बहुत भारी साबित हुई। राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के साथ उनके आपस में झगड़े चलते थे। प्रेसिडेंट अगर उनको कुछ सलाह देते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था। प्रेसिडेंट सोमनाथ जाना चाहते थे, ये सबको कहानी मालूम है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। सोमनाथ जाना चाहते थे, नेहरू ने मना कर दिया, लेकिन वो गए। तो इस तरह की जो स्थिति थी, ये नेहरू की विचारधारा केवल इसलिए हिंदू के लिए कुछ नहीं करने देना, इसलिए इस तरह की विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। अभी मैंने ईवीएम हैकिंग की बात करी थी, एक और हमारी ईवीएम हैकिंग हुई, उस समय गांधी जी ने करी थी, अभी नेहरू ने करी। 1952 में जब हमारे पहले इलेक्शन हुए, उस समय मौलाना आज़ाद रामपुर से खड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश में रामपुर। वो हार गए।
नेहरू ने कहा, उसमें गोविंद बल्लभ पंत रामपुर के चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने उनको कह दिया, भैया कुछ भी हो जाए मौलाना आज़ाद को जीत के आना है, तुम इंश्योर करो कि मौलाना आज़ाद का जीत अनाउंस होना चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत करते क्या ना करते, नेहरू का ऑर्डर था, उन्होंने जो भी मैनिपुलेशन किया मौलाना आज़ाद वहाँ से जीत के आ गए। ये हमारा दूसरा ईवीएम हैकिंग था। इस तरह के मैनिपुलेशंस अनफॉर्चुनेटली नेहरू किया करते थे। 1956 में पाकिस्तान में अयूब खान ने कू कर दिया, मतलब उनकी जो इलेक्टेड जो सरकार थी उसको हटा के और वो खुद प्रेसिडेंट बन के बैठ गए। अयूब खान वॉज द चीफ ऑफ द मिलिट्री, तो वो वहाँ पे करके बैठ गए। नेहरू को डर लगा कि कहीं हमारी मिलिट्री भी हमारे ऊपर इस तरह से ना कर दे। वहाँ से उन्होंने मिलिट्री की सारी की चीज़ें जो बंद कर दी। कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलिट्री के ऊपर, कोई हम अस्त्र शस्त्र नहीं खरीदेंगे और कुछ नहीं, मिलिट्री को एकदम एक तरह से ख़त्म कर दिया। वो एक ओरिजिनल विचारधारा थी कि भारत को मिलिट्री नहीं चाहिए, हम तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, इसलिए हम लोग तो पुलिस से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन डिफेंस एक्सपेंडिचर उन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया। 1962 का जो पहला युद्ध हुआ था, इसके ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि नेहरू सब चीज़ में गलत काम करते थे, नेहरू ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। इंटरनेशनली नेहरू ने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई। उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट करके उन्होंने 3-4 देशों के साथ बहुत अच्छा एक गुट बना लिया था, जो बहुत पावरफुल गुट हो गया था। उसी तरह से उन्होंने, बोलते हैं कि कोरियन वॉर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उस समय बहुत सारे देश जो थे वो गुलाम थे, उन गुलाम देशों के लिए उन्होंने बहुत पैरवी करी थी, यूएन में भी जाके और सब जगह जाके। तो ऐसा नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि नेहरू ने केवल अपना नाम आगे किया, भारत का नाम कहीं भी आगे नहीं किया। अपनी जितनी भी एम्बेसीज थी विदेश में, सब लोग नेहरू को प्रोजेक्ट करते थे, हमारे भारत देश को कहीं भी प्रोजेक्शन नहीं करते थे। तो नेहरू वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द आईज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट भारत वॉज ए वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट कंट्री इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। ये अनफॉर्चुनेट हो गया, बट वही स्थिति थी। एक मिस्टर एल्विन करके एक पेस्टर हुआ करते थे, उन्होंने नेहरू से जाके बोला कि जी नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ट्राइबल्स हैं और उन सब को मैं लिबरेट करना चाहता हूं, मैं उनको सेव करना चाहता हूं। नेहरू ने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप करो। पेस्टर का सेविंग का क्या मतलब हुआ? सेविंग का मतलब हुआ मैं उन सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और आप मेरे को इजाज़त दीजिए। नेहरू के समझ में आया या नहीं समझ में आया मालूम नहीं, उसने इजाज़त दे दी। लोगों ने अगर इसको अपोज भी किया तो भी नेहरू ने उस अपोजिशन को ख़त्म कर दिया। आज नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन जो है वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली छोटी नेहरू गलतियां करते चले गए। उनके कम्युनिज्म वामपंथी जो विचारधारा थी, ये हमारे देश की जो पॉलिसीज़ बनी उसमें भी वही विचारधारा आम सामने आ गई। जब हमको वामपंथी विचारधारा की बात करनी है तो जितने बिजनेस हैं, प्राइवेट बिजनेस हैं, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। उनको उन्होंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि प्राइवेट बिजनेस जो हैं वो उठें जिससे हमारे देश का उद्धार हो। सारा का सारा काम स्टेट करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने सब गलत काम किए, स्टेट ने बहुत अच्छे काम किए, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब बहुत अच्छे काम किए, परंतु जब प्राइवेट बिजनेस को आपने ख़त्म कर दिया, मतलब प्रॉफिट इज़ ए डर्टी वर्ड, ये नेहरू की विचारधारा थी। उनके वर्ड से उन्होंने टाटा को ये बोला था, प्रॉफिट इज़ ए डर्टी वर्ड। तो हमारा देश आगे कैसे चलेगा अगर कहीं भी कमाई नहीं होगी? हर चीज़ की कमाई होगी, पैसा घर में आएगा तो देश चलेगा, पैसा घर में नहीं आएगा तो देश नहीं चल सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। नेहरू की विचारधारा थी कि हमको भारत को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है
और मॉडर्न स्टेट जो बनेगा वो केवल स्टेट की वजह से बनेगा। और वो स्टेट जो है, स्टेट जितना अपने पैसा खर्च कर सकता था उतना पैसा खर्च किया। प्राइवेट को पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं थी। उसकी वजह से सीमेंट शॉर्ट सप्लाई, शुगर शॉर्ट सप्लाई, टेलीफोन्स शॉर्ट सप्लाई, स्टील शॉर्ट सप्लाई, व्हीकल्स शॉर्ट सप्लाई। ये हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप हो गई। ये 80 के दशक तक इसी तरह की इकोनॉमी हमारी चलती रही। गांधी जी की विचारधारा थी कि हमारा देश जो है वो गांवों से उठना चाहिए। नेहरू की विचारधारा थी कि हमको हैवी इंडस्ट्रीज से बना के घुसना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गांधी सही थे, नेहरू गलत थे, परंतु विचारधारा टोटली डिफरेंट थी। गांधीज़म खत्म हो गया था। गांधीज़म, गांधी के मरने के बाद गांधीज़म खत्म, केवल वामपंथी विचारधाराएं चल रही थी। सारे चाइना में और रशिया में सारा का सारा जो काम था वो केवल स्टेट का था, प्राइवेट इंडस्ट्री का कहीं पे था ही नहीं। बट नेहरू ने क्या किया, बड़े बड़े डैम्स बनाए। हमको बिजली की ज़रूरत थी, बड़े बड़े डैम्स बनाए, भाखड़ा नांगल, हीराकुड और बहुत सारे डैम्स बने। बहुत बढ़िया काम किया, कोई डाउट नहीं है। बड़े बड़े स्टील प्लांट बैठे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सारे के सारे स्टील प्लांट नेहरू के टाइम पे बैठे थे। बहुत अच्छा काम किया। अनफॉर्चुनेटली सेल्फ सफिशिएंसी फिर भी नहीं आई। टाटा का प्लांट उसके भी पहले था, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था, इसलिए टाटा कंटिन्यू किया। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी मशीनरीज बनाने के लिए एक कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सारा का सारा, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर नेहरू का किया हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी एजुकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे के सारे नेहरू के टाइम पे एस्टेब्लिश हुए। तो ये सब बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। 1956 में नेहरू चाहते थे कि मेरा सक्सेशन जब होगा वो इंदिरा सक्सेशन करेगी। वो सक्सेशन उनको एस्टेब्लिश किया, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 1962 के वॉर के बारे में बात करता हूँ। 1962 के वॉर में क्या हुआ, 1960 में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ये भारत विजिट किए और वो डिस्कस करना चाहते थे कि भारत का जितना हमारा जो बॉर्डर है उसको डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए। नेहरू ने कहा मैकमोहन लाइन, एक मैकमोहन लाइन एक ड्रॉ हुई थी बहुत पहले। नेहरू ने कहा मैकमोहन लाइन को हम लोगों को मान लेना चाहिए। चू एन लाई ने बोला मैकमोहन लाइन हम मान लेंगे, ये है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो नेफा का एरिया है, जो अरुणाचल प्रदेश जो आज है। मैकमोहन लाइन हम मांग लेंगे, परंतु अक्साई चिन जो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, ये हमको आप दे दीजिए। नेहरू तैयार हो गए और पार्लियामेंट के अंदर भी इसका डिस्कशन हुआ। नेहरू ने कहा नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, जिस वो चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाउएवर अनफॉर्चुनेट फॉर नेहरू, बहुत बड़ा ऑपोजिशन हो गया इसके लिए। अखबारों में बात लीक हो गई और जिसकी वजह से मीडिया और जनता के ऊपर बहुत रोष आ गया, तो नेहरू को इस चीज़ को विड्रॉ करना पड़ा। तो वो मैकमोहन लाइन और अक्साई चिन वगैरह सारे डिस्प्यूट में रह गए। अक्साई चिन तो देना ही नहीं चाहिए था, आज भी हम समझते हैं भारत का हिस्सा है, परंतु ये सिचुएशन थी अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद लद्दाख में और नेफा के अंदर, नेफा वही हुआ अपना अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ पे चाइनीज़ की प्रेजेंस बढ़ती चली गई, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे रहे। धीरे धीरे 1962 के अंदर भारत के ऊपर चीन ने अटैक कर दिया। चीन ने जो अटैक कर दिया, हमारे पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास बॉर्डर पे पोस्ट्स नहीं थी जहाँ पे हम लोग सिपाही हमारे सोल्जर्स तैनात हों जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर सकें। तो पोस्ट वहाँ पे नहीं थे, हमारे पास रोड्स नहीं थे, उस एरिया में हमारे रोड्स नहीं थे, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो हम चाइना का मुकाबला कर नहीं सके। 1961 में अमेरिका ने ऑफ़र किया था भारत को कि हम तुमको न्यूक्लियर इक्विपमेंट कर सकते हैं जिससे कि तुम कभी भी किसी को फेस करो तो कर सकते हो। नेहरू ने मना कर दिया। 62 के वॉर में नेहरू ने चिट्ठी लिखी अमेरिका को, भैया हमको अस्त्र शस्त्र भेजो, हवाई जहाज भेजो, फाइटर प्लेन्स भेजो, हमको लड़ाई करनी है चीन से। चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया।
1961 में ऑफर किया, 1962 में मना कर दिया। 1928 में क्या किया था? सबसे बड़ा डर हमको अमेरिका से है, ब्रिटेन से उतना बड़ा डर नहीं है जो अमेरिका से डर है। इस तरह की विचारधारा अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की थी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारा देश जो है वो चाइना के बैटल में हार गया, और हारने के बाद जो हुआ वो इतिहास सबको मालूम है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। उस वॉर को हारने के बाद नेहरू जो है वो हार गए, अपने मन के अंदर हार गए। उनकी हेल्थ ख़राब होने लग गई, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लग गई, और अनफॉर्चुनेटली, और जो भी हुआ अनफॉर्चुनेटली कह लो या उनका समय आ गया था, 27 मई 1964 को वो इस दुनिया से चले गए। नेहरू तो चले गए, पर नेहरूइज्म को वो छोड़ के चले गए। वो हमारे देश में जो लागू हुआ वो कई दशकों तक वो लागू रहा, कई दशकों तक वो नेहरूइज्म लागू रहा। कम्युनिस्ट आइडियाज़ इंदिरा गांधी ने भी फॉलो किए, राजीव गांधी ने भी फॉलो किए। नरसिम्हा राव के आने के बाद काफ़ी कुछ वो डिसमेंटल हुए। मुस्लिम तुष्टीकरण इंदिरा गांधी ने फॉलो किया, राजीव गांधी ने तो लॉ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, शाह बानो केस, जिसको बड़ा फेमस शाह बानो केस है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में जजमेंट दिया, राजीव गांधी ने लॉ बदल दिया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ख़त्म हो गया। तो मुस्लिम तुष्टीकरण वो आज तक 2014 तक चल रहा था, आज भी चल रहा है, परंतु थोड़ा बहुत मोदी जी के गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी कुछ लॉज जो हैं वो बदले गए हैं। हिंदू कोड बिल नेहरू लेके आए 1955 या 56 के अंदर, कि हिंदू के जितने भी हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, जो फैमिली के हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो सब के सब एक कोड बिल के अंदर आने चाहिए। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। हाउएवर मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लेके आए? मुस्लिमों के साथ तो उन्होंने ये किया, उन लोगों को तो हम परसुएड करके समझा लेंगे। भैया, परसुएड करके समझा लेंगे का क्या मतलब हुआ? हिंदुओं को तो आप ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुसलमानों को तो हम परसुएड करके समझाएंगे। तो इस तरह से वो आज तक हिंदू कोड बिल चल रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा ही चल रहा है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सारे देश के सब नागरिकों के लिए होना चाहिए, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हम ब्रिटिश को ब्लेम करते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लेकिन नेहरू ने फॉलो करी, उसके आगे इंदिरा गांधी ने फॉलो करी, उसके आगे राजीव गांधी ने फॉलो करी, और आज तक ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे देश में चलती चली आ रही है। ये नेहरूइज्म का ही हमारी देन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिच टेम्पल्स, ये सारे के सारे जो रिच टेम्पल्स हैं जहाँ बहुत पैसा है, सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया। गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ साथ केवल ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने नॉन हिंदू लोगों को भी उसके मैनेजमेंट में बैठा दिया। क्यों भैया, नॉन हिंदू लोगों को क्यों बैठा दिया? हिंदुओं को तो बैठाओ कम से कम। उनकी जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी, जो उस समय के राजा महाराजाओं ने उनको दान में दे रखी थी, उन ज़मीनों को उन्होंने या तो चर्चेज को दे दिया, या वक्फ बोर्ड को दे दिया, या सस्ते दामों में जो पॉलिटिकल क्रोनीज थे उनको बेच दिया। ये आज तक चलता आ रहा था, यूपीए टाइम तक। अनफॉर्चुनेटली मंदिरों में जो लोगों ने गाय डोनेट करी, जो अपनी पूजा करके गाय का दान करते हैं, वो YSR गवर्नमेंट ने उठा के उसको स्लॉटर हाउस को बेच दिया। हिंदुओं ने गाय का दान किया, उन गायों को स्लॉटर हाउस को बेच दिया गया। क्यों बेचा, मेरे को तो नहीं समझ में आता है। आप कौन होते हैं ये सब काम करने के लिए? आप वापस हिंदुओं को बेच देते, क्या तकलीफ थी उसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज आर अलाउड टू प्रीच देयर रिलीजन। हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट अलाउड टू प्रीच देयर रिलीजन। दे नोन है किसी को, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच किया था। 1952 में नेहरू ने सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच को चेंज कर दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर सेंसर आ गया। जो बोलते हैं ना कि नेहरू ऑपोजिशन को एनकरेज किया करता था। इलस्ट्रेटेड वीकली और ब्लिट्स, इन दो न्यूज़पेपर को उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिकॉज वो हमेशा नेहरू के बारे में उल्टा बात किया करते थे और उनको एडवर्टीजमेंट देना बंद कर दिया। मजरू सुल्तानपुरी, सबने नाम सुना होगा, मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी को उन्होंने जेल में डाल दिया क्योंकि नेहरू को वो कहते थे कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू। मजरू सुल्तानपुरी को उठा के जेल में डाल दिया। ये सारे के सारे जो हमारे विचारधारा थी, ये आज तक चलती आ रही है। बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत कुछ आज तक चलती आ रही है। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हम इतिहास को समझें और उस इतिहास को समझकर अपनी विचारधारा को हम एक एस्टैब्लिश करें कि क्या हमारा देश था और क्या हमारा देश होना चाहिए, और जो देश हमारा होना चाहिए वो हमारी जिम्मेदारी है उस देश को बिल्ड करने की। मैं हमेशा ये स्लोगन देता हूँ हर जगह जब जहाँ जाता हूँ, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हम सब की जिम्मेदारी, अखंड भारत। और यहाँ अखंड भारत से मतलब ये नहीं है कि भारत और जो पुराना भारत था, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर से बर्मा, ये सारा का सारा एक साथ हो जाए। अखंड भारत का मतलब है आज जितना भी डिवीज़न है हमारे देश में, वो सारा का सारा डिवीज़न ख़त्म हो जाए। अखंड भारत हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। जय हिंद दोस्तों। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछें। थोड़ा समय अधिक हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप प्रश्न पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने प्रश्नों को उत्तर देने की, जहाँ यथासंभव जो मेरी नॉलेज में होगा मैं उन प्रश्नों को उत्तर दूँगा। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी और किस सब्जेक्ट पे होगी? अरविंद राठी जी हैं सर। मेरी भी विचार है कि अगली मीटिंग में 2 हफ्ते बाद करूँगा। कैसे एक संडे, आज 6 तारीख है, 6, 7, 13, 7, 20, अभी तक विचार है कि 20 तारीख को करूँगा। और अगली बात जो है मैं सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बात करूँगा। बहुत उत्तम। और सेम टाइम यही रहेगा? हाँ, टाइम अभी तक तो यही विचार है कि 4:30 रहेगा। मैं समझता हूँ 4:30 सबको सूट करता है, तो 4:30 सही टाइम है। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे को आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर राम प्रकाश जी सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, राम प्रकाश। रघु, मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है हाँ, और मैंने कई जगह पढ़ा है, अनकन्फर्म्ड या कंफर्म्ड। ये नेहरू फैमिली जो है, मोतीलाल नेहरू, क्या ये मुस्लिम थे? और क्या इन्होंने अपना नाम चेंज करके हिंदू दिखाने के लिए हिंदू किया था? राम प्रकाश, ये पढ़ा तो मैंने भी है कई जगह, लेकिन मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जिन सोर्सेज में मैंने पढ़ा था उन सोर्सेज पे मैं पूरी ऑथेंटिसिटी डाल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसकी श्योरिटी नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा था। सुना मैंने भी है ऐसा। और कुछ ये भी कहते हैं, जैसे वो जो सबसे पहले मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बने थे कश्मीरी, शेख अब्दुल्ला, वो भी इनके कुछ रिश्ते में चचेरे ममेरे भाई थे। उसी तरह से जो पप्पू लीडर, ऐसा ही मैंने भी सुना है, क्योंकि अगर नेहरू मुस्लिम परिवार से थे तो ये सारे के सारे वो एक ही परिवार के थे, शेख अब्दुल्ला भी उसी परिवार के थे, एटसेट्रा। ये मैंने सुना है। परंतु इसकी भैया आप ऑथेंटिसिटी इतना बड़ा काम कर रहे हो, थोड़ा हाँ। सा इसको भी खोद के निकालो कहीं से। रामू, मेरे पास रिसर्च के लिए कोई ऐसा सोर्सेज नहीं है जो मैं रिसर्च कर सकूं, इसलिए मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा। मैं जो भी मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है वो किताबें पढ़ के इकट्ठा किया है, और कुछ यूट्यूब के अंदर जो जो मैंने सुने उसको पढ़ के मैंने इकट्ठा किया है, उसको सुन के मैंने इकट्ठा किया है। तो मेरे पास सोर्सेज नहीं है जिससे मैं रिसर्च कर सकूं, अनफॉर्चुनेटली। सर थैंक यू भैया। सर के बारे में आपकी क्या राय है? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
एक क्वेश्चन है सर, हाँ कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ बोलिए। व्हाई नेहरू वाज सो मच बायस्ड? नेहरू इतने बायस क्यों, गांधी जी इतने बायस क्यों थे नेहरू के प्रति? यही सवाल तो मैंने भी पूछा लोगों से कि क्या चीज ऐसी थी। नेहरू गांधी जी के अगेंस्ट में बात किया करते थे 1927 से 1935 तक। उन्होंने गांधी जी की चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया, परंतु उसके बाद भी गांधी जी उनके फेवर में बात कर दियो ना। डालमिया जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये बात मुझे खुद नहीं समझ में आई। नेहरू जी फिनांस करते थे, ये तो रीजन नहीं है। है जी, नेहरू जी गांधी जी को फिनांस करते थे उस समय, तो यही रीजन तो नहीं है। मोतीलाल नेहरू was a financier. सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि शाम। दीपक जो प्रश्न पूछे उनको केवल ऑन करो, बाकी सबको ऑफ रखो। सर हैंड रेस करने से होगा। अगर जिसको भी कोई भी सवाल पूछना है, अगर अपना हैंड रेस करता है तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ऐसा ही कर लें, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा दें प्लीज। हाँ, अगला प्रश्न। सर मिस्टर नीलन अग्रवाल सवाल पूछना चाहते हैं। नीलन जी अपना अनम्यूट कीजिए। नीना अग्रवाल। यस सर, मैंने ये पढ़ा था कहीं पर कि जैसे नेहरू जी के लिए बता रहे हैं कि गांधी जी को लेके वो बायस नहीं थे। नेहरू जी प्रॉमिस करते थे कि कल से मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा, और वो फिर वापस से वही गलतियां करते थे। एग्जैक्टली वादा करके तोड़ते थे वो। यही मैंने बताया ना, शुरू में उन्होंने यही किया। गांधी जी की बात को मानते ही नहीं थे वो। हाँ, लास्ट प्रॉमिस करते थे हमेशा हर मीटिंग के बाद, और फिर तोड़ देते थे। हाँ, ये लेकिन 1935 तक ऐसा हुआ। 1935 के बाद उन्होंने गांधी जी की बात माननी शुरू कर दी, लेकिन ऊपर क्योंकि वो ये समझ गए कि मेरी राइज जो है कांग्रेस में, ये गांधी जी के बिना नहीं हो सकती। तो उन्होंने फिर वो बात मानना शुरू कर दिया, ऊपर से बात मानना शुरू कर दिया। अब जैसे आप देख लीजिए 1939 में क्या हुआ। गांधी जी ने कहा हमको कोऑपरेशन करना है, नेहरू ने अपने आप नॉन कोऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि वो ना तो प्रेसिडेंट थे। 1939 से पहले बोस प्रेसिडेंट बने, बोस को प्रेसिडेंट हटा के गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने, लेकिन नेहरू ने ये शुरू कर दिया कि हमको नॉन कोऑपरेशन करना है। नेहरू कौन थे उस टाइम पे? ना तो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ना कुछ थे। दीपक बाबूलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ उठाया है, उनको अनम्यूट कर सकते हो, कर दो जी। बाबूलाल जी टोडी। जी बाबूलाल जी अपना अनम्यूट कीजिए, मेरे यहाँ से हो गया है। हाँ जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है जी, आपकी मीटिंग में तो 200-250 आदमी आएंगे, तो आप इसको अगर पब्लिश करें और प्रिंट आउट करें तो लोगों के पास ज़्यादा खबर पड़ेगी, पता चलेगी। और जब उनको पता चलेगा तो उनको मन में भी इतिहास के बारे में कुछ जानकारी होगी, और वो चाहेंगे कि आगे से भविष्य में तो ऐसा भारत में ना हो। बाबूलाल जी आपका अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर मैं विचार करूंगा। और मैंने जो इसके ऊपर राइट अप अपने लिए बनाया है, उसको जरा ठीक से राइट करके, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इसको मैं जरूर करना चाहूंगा। देखिए किस तरह से कब कर पाता हूँ, लेकिन जरूर आपके आइडिया को ध्यान में रखूंगा। मेरे खुद के मन में ये आइडिया आया था पहले कि मुझे ये करना चाहिए। पहले तो जो मैं पूरी महात्मा गांधी के बारे में भी आपने लिखा था, उसका भी वैसे पब्लिश कर सकते हैं। जी, मैं करूंगा तो सबके सब एक साथ ही करूंगा। कम से कम अगर होगा तो एक बुक फॉर्म में लेके आऊंगा मैं इसको। जी, और भारतीय विद्या भवन ने भी 11 वॉल्यूम लिखे हैं भारत के इतिहास के बारे में, उसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है। जी, मैंने वो पढ़ी नहीं है भारतीय विद्या भवन की, परंतु मैं ये छोटे रूप में लिखूंगा तो लोगों के ऊपर पढ़ना आसान हो जाएगा। जरूर जी, बड़े वॉल्यूम्स लोग पढ़ने में कतराते हैं। नहीं, वो तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था कि उसमें से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। हाँ जी, सही बात है जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद बाबूलाल जी। और कोई प्रश्न? आलोक जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आलोक। यस सर, एक रिक्वेस्ट है सर।
जी हाँ बोलो, मैं हेलो सुन रहा सर। हूँ। हाँ, सर आलोक, मैं सुन। आप है ना सर ऐसे रेगुलरली हमारी सर आप रेगुलरली ऐसे मीटिंग्स लिया करो सर, ताकि हमें आपके मतलब ये सब मतलब हम और जान पाए इतिहास के बारे में और एवरीथिंग ऑल सर। धन्यवाद आलोक, मेरा मन तो है ये करने का। और अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर 2 हफ्ते में इसको करूँ, जिससे कि मतलब महीने में 2 हफ्ते करूँगा, महीने में 2 संडेज, तो इसको करूँगा मैं। और धीरे धीरे काफ़ी इतिहास के बारे में मैं बताऊँगा सबको, पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर उपदेश वर्मा का मैसेज था, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जी सर, सर। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर उपदेश। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। मैंने सर कहीं पढ़ा था कि जैसे कि नेहरू जी वाज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रिंग करप्शन इन इंडिया, लाइक जो जीप एक आती थी तो वहां से सबसे पहला करप्शन स्टार्ट हुआ था। तो मतलब वेदर इट्स ट्रू और नॉट, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है। डॉक्टर उपदेश, ये सच्ची कहानी है, सच्ची बात है। बट वो नेहरू का करप्शन नहीं था, वो कृष्णा मेनन का करप्शन था। और कृष्णा मेनन जो थे वो नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने उसको ऊपर से रफा दफा करवा दिया था। इसमें नेहरू का खुद का ओके करप्शन ओके नहीं था। ओके। कृष्णा मेनन अच्छा हिमसेल्फ वाज अच्छा। ए वेरी वेरी करप्ट मैन। ओके ये 1949-50 की बात है, जब ब्रिटेन से भारत ने जीप्स इंपोर्ट करी थी। जी 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 जी। तो मतलब वो कहा जाता है कि पहला करप्शन जो स्टार्ट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में, वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी नई नई थी। और ये कृष्णा मेनन का करप्शन था, और नेहरू ओके ने उनको फिर शह दी थी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 हफ्ते बाद मुलाकात करते हैं। सुभाष बोस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि समय की सीमा में रहूं। थोड़ा समय बढ़ जाने से कई लोग छोड़ के चले गए हैं, मैं देख रहा हूं, परंतु कोई बात नहीं है। मैं जिन लोगों ने ये, जो लोग ये नहीं देख पाए हैं, आप लोगों के जान पहचान के लोगों को आप प्लीज बोलिएगा। मैं YouTube के ऊपर इसको अपलोड करूंगा। मेरी YouTube की चैनल है RH डालमिया, और उसके अंदर मेरा ये मिल जाएगा। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सबको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों। और फिर से, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हम सब की जिम्मेदारी, अखंड भारत हम सब की जिम्मेदारी। ये दोस्तों भारत उत्थान अभियान है, और इस अभियान के तहत हम सबको मिलकर भारत के लिए काम करना है। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे सर। जय हिंद सर एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। जय भारत डे। बाय सर। हैव अ नाइस डे सर। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक हैव यू अ सो मच। नाइस डे सर। थैंक यू सो मच सर। बाय सर।